नमस्ते छात्रों। श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से पुनश्च कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करते हुए हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की महाराष्ट्र बोर्ड की किताब से काव्य क्रमांक 4 और पन्ना नंबर 15 के ऊपर की मन कविता की ओर जा रहे हैं, जो पूरक पठन के नाम से पाठ्यक्रम समिति ने हमें सौंपा है। इस कविता नंबर 4 की जो विधा है वह विधा हाइकू के नाम से जानी जाती है और इसके कवि जो हैं यह विकास परिहार जी हैं। परिचय में देखिए ये हमें किस तरह प्राप्त हुए हैं। इनका जन्म हुआ है 1983 में और मध्य प्रदेश के गुना इस स्थान पर जन्म हुआ है। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण ये नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अब कविता के संबंध में विशेष और अलग जानकारी, भिन्न जानकारी क्या है? तो महत्वपूर्ण यह है कि यह काव्य जो हैं लोकप्रिय काव्य हैं और परंतु लोकप्रिय किसकी हैं? तो जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है और संपूर्ण विश्व में जो कविताएं लिखी जाती हैं उन कविताओं में सबसे छोटी कविता कही जाती है। दशक 5वें से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता की जो कड़ी है यह कैसी रची जाती है? पहली पंक्ति में 5 शब्द, दूसरी पंक्ति में 7 शब्द, तीसरी पंक्ति में 5 शब्द, इस तरह 17 वर्ण के ढांचे में यह कविता लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। शब्द सीमित है परंतु अर्थपूर्ण है, जिसे हम कबीर और रहीम की उक्ति के समान कह सकते हैं कि गागर में सागर भर देने की जो कला है यह इन कविताओं के इन शब्दों में होती हैं। देखो हम कविता की ओर जाएंगे। पहली कड़ी में कहा है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। का अर्थ कवि ने क्या समझाया है? कवि का कहना है कि जीवन में, वैसे इन पंक्तियों का अर्थ क्या है देखिए, घने अंधेरे में थोड़ा भी प्रकाश यह अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है, परंतु यह इस संपूर्ण अंधकार को थोड़ा भी प्रकाश अंधकार मिटाने के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। दूसरा अर्थ क्या है कि हमें भी इसी तरह अपने जीवन में अंधेरा यानी का अज्ञान, अगर अज्ञान हो तो ज्ञान रूपी थोड़ा भी प्रकाश हमने प्राप्त करने का प्रयास किया तो हमारे जीवन का अंधकार भी समाप्त होने का प्रयास यह ज्ञान रूपी प्रकाश कर सकता है। उसके बाद कहा है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पर कहा है संपूर्ण जीवन में हमें काम करते रहना है। काम यानी कार्य करते रहना है, कुछ न कुछ हलचल करनी है, कार्य प्रणाली में बढ़ते रहना है और इसीलिए
जैसे हमने कई बार सुना भी है और सुनते भी हैं, महान जो हस्तियां हैं, जो लोग, जो पुरुष समाज पुरुष होते हैं, सामाजिक काम करते हैं, लोगों के लिए अपने आप को झोंक देते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि काम करते रहना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। उसी तरह हमें अपने जीवन में सतत काम करना है। उस काम के पीछे हमें क्या प्राप्त हुआ इसका विचार नहीं करना है। और यह जो प्रयास है कार्य करने का, सतत जागरूक रहकर कार्य करने का प्रयास संपूर्ण जीवन में हमें करना है। उसके बाद की कड़ी में कहा है, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। यहाँ पर मझधार का अर्थ है बहता, जल की बहती हुई धारा, इसे कहा है मझधार। कि जो प्रवाह जो है, इस प्रवाह का मध्य भाग जो होता है, जिसमें नाव चल सकती है, जो बहता है, अधिक मात्रा में है, प्रवाहमय है, लेकिन दिखाई नहीं देता है कि यह बहता है। यह शांत जल केवल हमें दिखाई देता है, परंतु वह बढ़ने की, आगे बढ़ने की क्रिया उसकी जारी है। उसी तरह हमारे जीवन की नैया, मनुष्य की जीवन नैया, उसका जो संसार रूपी जीवन है, यह चलते रहता है, चलने ही वाला है। और उस जीवन नैया को, उसे अपने आप को खुद संभालना है। फिर यह जीवन मझधारा यानी क्या, जैसे कि कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि दुनिया यानी समाज, दुनिया के लोग, ये क्या करते हैं, दुनिया में कई लोग हैं और यह दुनिया यानी संसार, इस दुनिया में हमारी नाव, जीवन नैया, अपना जीवन यहाँ पर जीकर दिखाना है और आगे बढ़ते रहना है। आगे की कड़ी में कवि ने क्या कहा है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अभी यहाँ पर फागुन का अर्थ है फाल्गुन। विशेष बात यह है कि अभी जो मौसम चल रहा है, ऋतु है, यह वर्षा ऋतु है। कई ऋतुओं के नाम हमें पता है, इस कविता में भी यहाँ पर एक ऋतु आई है, वह है फागुन की ऋतु, जिसे हम मराठी में फाल्गुन कहते हैं। यह फाल्गुन, यह फागुन जब आता है तो भिन्न तरह के फूल इस मौसम में खिले हुए दिखाई देते हैं। रंग संग, कई तरह के रंग लेकर यह फूल खिलते हैं। फूलों का महत्व समझाते हुए कवि ने हमें कहा है कि अपने जीवन की अगर कोई निराशा होगी, अगर कोई तनाव होगा, तो उसे हमें भूलना है और इस प्रकृति ने दिए हुए फूल, रंग बिरंगे रंग के फूल, इन्हें देखकर अपने जीवन को हमें जीना है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटे हम देखते हैं, कई फूलों के नीचे कांटों का साज होता है और इस साज पर यह फूल जो है यह ताज की तरह खिला हुआ है, उसमें प्रसन्नता है, वह आकर्षक है, परंतु उसके नीचे कांटे ही हैं। इन कांटों का मुकाबला कर कर वह खिल रहा है, यह हमें प्रेरणा मिलती है। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि विपत्तियों के बीच भी हमें प्रसन्न रहना है, खिलखिलाता रहना है, न डरते हुए, न हिचकिचाते हुए, न रुकते हुए हमें आगे बढ़ना है। आगे की कड़ी में कवि कहते हैं, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा का अर्थ क्या है, इच्छा। हमारे मन के भीतर कई कुंठाएं, कई इच्छाएं हैं। हमारी भावनाएं, हमारे विचार हमारे आँखों से दिखाई देते हैं। तो कवि कहते हैं कि कई बार हमारे आँखों से आंसू बहते हैं, तो कवि ने उसका प्रतीक कहा है कि मानो यह अतृप्ति की जो भावना है, यह आँखों से बाहर आती है और वह दिखाई देती है। आगे कवि कहते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन।
जब यह आँखों के द्वार से आँखों से आंसू बाहर आते हैं तो खारा जल है, आँखों से आया हुआ जल खारा होता है। उस जल को बाहर आना महत्वपूर्ण क्यों है? तो कवि ने कहा है कि जो विषाद, विषाद का अर्थ क्या है? विषाद का अर्थ है निराशा। जो है यह निराशा हमारी धुल जाती है, हमारे मन में जो उदासीनता है, यह उदासीनता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है अगर आँखों से आंसू बाहर आ गए। तो इसीलिए कवि ने कहा है खारे जल से घुल गए विषाद मन पावन, और फिर हमारा मन पवित्र हो जाता है। तो कई बार साइंस भी कहता है कि कभी कभार रोना भी आवश्यक है। जैसे हंसने को महत्व है, उसी तरह रोने को भी एक तरह का साइंस में भी महत्व दिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमें यह कड़ी ध्यान में रखनी है। आगे कहा है कवि ने, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा यानी क्या है? जीवन जीने के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसे कहा है जिजीविषा। अभी आसक्ति यानी क्या है? कि हमें जीवन के प्रति आकर्षण भी है, जीवन भी जीना है, जीवित भी रहना है और सपनों को भी पूर्ण करना है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, मृत्यु से परे रहने का प्रयास हर रोज़ हम करते हैं, अपने आप को संभालते हैं। आज भी वर्तमान का अगर हम कोई उदाहरण ले, एग्जाम्पल ले कोरोना का, तो इसे भी हम समझ सकते हैं कि मृत्यु को जीना यानी मृत्यु के साथ जूझते हुए हम जीवन जी रहे हैं। क्योंकि सांस या मुंह के द्वारा, हाथ के द्वारा जब हमारे शरीर में यह कोरोना का विषाणु चल पड़ा तो हम कोरोना के शिकार हो सकते हैं। परंतु फिर भी जीवन जीने का प्रयास तो हम करते ही रहते हैं। इसीलिए इस कविता में भी कवि ने कहा है कि मृत्यु को जीना, मृत्यु सामने है फिर भी हम जीवन जीने का विष पी लेते हैं। यानी कठिन समय में भी हम अपने जीवन को शुरू या जारी रखने का प्रयास करते रहते हैं। आगे कवि ने कहा है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। अभी बादल का अर्थ है काले कलुटे छाए हुए बादल। जब सूरज नहीं आता है तो ये काले कलुटे बादलों को देखकर हमें डर सा प्रतीत होता है कि अब बहुत ज़ोरों की बारिश आ जाएगी। शुरू में बारिश का मौसम हमें बड़ा प्रिय लगता है, परंतु कुछ दिन लगातार इस तरह का मौसम अगर लगा रहा तो हम त्रस्त होते रहते हैं। उसी तरह कवि ने यहाँ पर समझाया है कि मन की पीड़ा यानी पीड़ा का अर्थ है दुख। जो मन का दुख है, कई बार वह दुख मनुष्य के आंसुओं के द्वारा बाहर आता है। इसीलिए कवि कहते हैं आँखें बरसती हैं। और फिर और कंसेप्ट कल्पना क्या रखी है कि यह बादल की जो उपमा है यह आँखों को दी हुई है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मन के जो दुख हैं यह छाए हुए बादल जैसे बरसते हैं, उसी तरह मानो हमारी आंखों से आंसू भी बरस पड़ते हैं, नीचे आ जाते हैं। इसीलिए यह पीड़ा अगर बहुत गहरी हो गई तो यह आंखों के आंसू के द्वारा बरसने लगती हैं। चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। जो रेल की पटरियाँ हैं, यह रेल की पटरियों का एग्जाम्पल क्यों दिया है? रेल की पटरियों के बिना रेल नहीं चल पाती। लगातार यह रेल इस पटरियों से संबंध जुड़ाए रखती हैं, बनाए रखती हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि यह अपने अपने काम में मग्न है। पटरियाँ उस रेल को दौड़ने के लिए सहायता करती है, सहयोग करती हैं, और रेल भी हर रोज़ दौड़ती है, लेकिन कभी यह एक दूसरे से बातें
नहीं करती है और कभी यह नहीं कहते हैं कि पटरी नहीं कहेगी कि मेरा महत्व कितना है, रेल नहीं कहेगी कि मेरा तुमसे अधिक महत्व है। यह अपने अपने काम में मग्न है, इसलिए इनका काम सफलतापूर्वक और सुचारू ढंग से पूर्ण होता है। आगे कवि ने कहा है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। आगे कवि ने बादलों की ओट में सितारे छिपे हुए, ओट यानी आड़। आकाश में जब बादल आते हैं तो आकाश में बादल आने के बाद छाए हुए सितारे हैं, तारे हैं, चांदनियाँ हैं, यह इन बादलों की आड़ में छिप जाते हैं तो यह आकाश हमें सुना दिखाई देता है। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन को अत्यंत महत्व देना है। जैसे कि जब यह सितारे छिपते हैं जो हमें आनंद देते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी हमें सहयोग करने वाले, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले, हमारे मार्गदर्शक कोई होंगे, हमारी भलाई करने वाले होंगे, अगर वे हमसे विमुख हो जाए, अगर वह हमें सहायता करने से रुक जाए, विमुख हो जाए, अगर उन्होंने कुछ देर के लिए अपने आप को दूर रखा तो इसीलिए हमारा जीवन भी हमें निरर्थक सा महसूस होता है। इसीलिए कवि ने सितारों का उदाहरण हमें अपने जीवन को संवारने के लिए कहा है कि अगर हमें कोई संवार रहा है, उसने अगर कुछ देर के लिए अपना काम थमा दिया तो हमें नहीं थमना है। लेकिन इन सितारों की कल्पना इसीलिए बताई है कि जैसे वह हमें आनंद देते हैं उसी तरह हमारे जीवन को भी संवारने वाले कोई हो तो वे भी हमें आनंद देने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह प्रकृति का एक नज़ारा है कि जो छिपते हैं तो कभी दिखते हैं, यह हमें भी अपने जीवन में समझ लेना चाहिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि की एक अनोखी बात यह है कि जिन शब्दों को कवि स्वर देते हैं उन शब्दों में अनोखा सामर्थ्य होता है। वह स्वर देने के कारण वह शब्द जो है अमर बन जाते हैं, लोगों में प्रिय हो जाते हैं। और फिर यह कवि अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों में विचार परिवर्तन ला सकते हैं। उसी तरह कवि ने इसीलिए कहा है कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। आगे कवि कहते हैं, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यह समझाने के लिए हम समझ सकते हैं कि जो सागर हैं, अथाह सागर, अथाह समुद्र, अधिक मात्रा में भरी पड़ी जलराशि, इस जलराशि में बहुत मात्रा है, परंतु यह जलराशि केवल दिखने के लिए ठीक है, लेकिन यह पानी पीने योग्य नहीं है। इसीलिए कवि ने हमें समझाया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, बड़ा है, महान हस्ती अगर उसके रुपयों और दौलत के कारण वह होगी, परंतु उसकी धन का, उसके दौलत का अगर किसी ज़रूरतमंद, किसी गरीब व्यक्ति को अगर कोई लाभ नहीं होगा तो वह व्यक्ति भी समाज के लिए निरर्थक है। जैसे यह सागर का जल नमकीन होने के कारण निरर्थक है, निरुपयोगी है, उसी तरह उस व्यक्ति का बड़प्पन भी व्यर्थ ही है। इसीलिए हमें चलते चलते किसी न किसी के काम आना आवश्यक है। यह समझाते हुए कवि ने इस कविता को यही समाप्त किया हुआ है। अगर कोई समस्याएं होगी तो तुम्हें मैसेज के द्वारा ग्रुप के ऊपर समझाना है, ठीक है।